नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। छत्तीसगढ़ में हाथियों के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अक्सर हाथियों के हमले से ग्रामीणों को अपनी जान माल का खतरा बना रहता है। साथ ही हाथियों के हमले में अक्सर ग्रामीण अपनी जान भी गंवा देते हैं। इसकी बड़ी वजह है कि जंगलों के अब कटने से हाथी लगातार अब जंगलों से निकलकर रिहायशी इलाकों का रुख कर रहे हैं और ग्रामीणों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हसदेव में आदिवासी और स्थानीय लोग भी पेड़ काटे जाने के विरोध में खड़े नजर आए हैं, क्योंकि वहां एलिफेंट कॉरिडोर है और अगर पेड़ कटकर वहां खनन हो रहा है तो फिर हाथी कहाँ जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। इसी वजह से ग्रामीण विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उससे उनके जीवन पर खतरा मंडराने लगा है। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं, उन सवालों के जवाब तलाशेंगे। पहली रिपोर्ट देखिए। पेड़ों के कटने और जंगलों पर ग्रामीणों की निर्भरता की वजह से अक्सर स्थानीय हाथियों के आतंक का शिकार हो जाते हैं। हाथी अक्सर रिहायशी इलाके में आते हैं और इंसानों पर हमला कर उनकी जान ले लेते हैं। साथ ही घरों को तोड़कर अनाज भी खा जाते हैं। लगातार हाथियों के हमले की कई वजहें हैं, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को हाथियों के आतंक का शिकार होना पड़ता है। जंगलों का तेजी से घटना, खदानों में अंधाधुंध ब्लास्ट, रिहायशी इलाकों का बढ़ना, जंगलों के आसपास खनन क्षेत्र का बढ़ना, लोगों में जागरूकता की कमी, स्थानीय लोगों की जंगलों पर निर्भरता। तो सरकार लगातार प्रयास करे कि हाथी मानव दंड ना हो और इसके लिए कई विशेषज्ञों से भी राय ली जा रही है और सरकार के जो अभी तक प्रयास हैं उसके बेहतर परिणाम मिले हैं। हाथी मानव दंड में छत्तीसगढ़ में कमी हुई है। पेड़ों के कटने और हाथियों के हमले की वजह का ताजा उदाहरण देखें तो सहदेव अरण्य है, जहां ग्रामीण आदिवासी और स्थानीय पेड़ों के काटे जाने का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वहां पेड़ों की कटाई से उनके जीवन पर असर तो पड़ेगा ही, साथ ही खदानों में विस्फोट की वजह से जंगल में भारी संख्या में रहने वाले हाथी निकलकर रिहायशी इलाकों में आने लगेंगे, जिससे ग्रामीणों के जान माल पर खतरा मंडराने लगेगा। उत्तरी कोरबा दक्षिणी सरगुजा सूरजपुर के बीच में स्थित है। करीब 1,70,000 हेक्टेयर में फैला है हसदेव अरण्य। जैव विविधता के लिए जाना जाता है हसदेव अरण्य। गोंड, लोहार, ओरांव जैसी आदिवासी जातियों का घर है। 82 तरह के पक्षी, दुर्लभ प्रजाति की तितलियां पाई जाती हैं। हसदेव अरण्य में बड़ी संख्या में हाथी पाए जाते हैं। 3.5 सालों में बेतहासा जंगल कट रहा है। जंगलों को लगाने का काम नहीं हो रहा है। जो डीएमएफ फंड के पैसे हैं, जो कैंपा फंड के पैसे हैं, जिससे जंगलों का विस्तार होना चाहिए, वो तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इसमें सरकार में बैठे हुए लोग तो शामिल हैं, परंतु ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है और 50% पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। अब अगर हसदेव के जंगलों में पेड़ काटे गए तो ये हाथी जंगलों से निकलकर रायपुर और बस्तर के साथ ही आसपास के जिलों के रिहायशी इलाकों में विचरण शुरू कर देंगे, जिससे स्थानीय लोगों के जीवन पर खतरा मंडराने लगता है। हालांकि हसदेव में कोयला खदानों के लिए ग्रामीण और स्थानीय पेड़ों की कटाई का विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि सरकार हाथियों के हमले को रोकने के लिए क्या कदम उठाती है और साथ ही हसदेव अरण्य में हो रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर क्या निर्णय लेती है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले मेहमानों से आपको परिचित करा देते हैं। सुदीप श्रीवास्तव जी हैं हमारे साथ, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। रजनीश सिंह जी हैं, वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं। रजनीश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर जेपी श्रीवास्तव हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस कमेटी के। श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुदीप जी आप ही से शुरुआत करते हैं। सबसे समझदार और शांत प्राणी का इस तरह से क्रोधित होना, आक्रोशित होना, गुस्से में आना, इसके पीछे उसके रिहायशी इलाकों में हम लोगों की दखल बड़ी वजह है या फिर कोई और भी कारण आप देखते हैं? देखिए, इसमें बिल्कुल साफ साफ है कि हाथी हमारे प्रदेश में हैं कितने। लगभग 300 की संख्या में हाथी छत्तीसगढ़ में है। पूरे देश में 10-15 हजार हाथी ही है। इतनी कम संख्या में हाथी आज बचे हैं, जबकि हाथी एक समय बहुत बड़ी संख्या में हुआ करते थे। इतनी कम संख्या के हाथी के लिए भी जो जंगल है, अगर हम वो नहीं छोड़ेंगे
और हाथी स्वभाव से लंबी दूरी तय करने वाला प्राणी है। 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर चल के जाना उसके लिए बहुत मामूली बात है। तो उसके जो रिजर्व बनते हैं वो बड़े बनते हैं। वो छोटे छोटे 500 स्क्वायर किलोमीटर में रिजर्व बना देंगे तो हाथी के लिए कुछ नहीं होता है। बड़े इलाके और जुड़े हुए लगातार जंगल के कनेक्टेड कॉरिडोर जब तक हाथी के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे तब तक हाथी का रहवास सुरक्षित नहीं है। हो ये रहा है कि रायगढ़ से सरगुजा के बीच पिछले 15-20 साल में लगातार जो उड़ीसा से झारखंड से जो कनेक्टेड कॉरिडोर थे वहां पर कोयले की खदानें आ रही हैं। आप ये देखिए कि महासमुंद में कभी हाथी नहीं आते थे, कांकेर में कभी हाथी नहीं आते थे, बालोद में कभी हाथी नहीं आते थे, मध्य प्रदेश के इलाकों में कभी हाथी नहीं जाते थे। हाथी उत्तर छत्तीसगढ़ और झारखंड उड़ीसा में सीमित रहते थे। लेकिन जो खनन बढ़ा है और जो ब्लास्टिंग लगातार हो रही है, गाड़ियां चल रही हैं, उससे हाथियों का जो स्वाभाविक रहवास है वो डिस्टर्ब हो गया है और अब वो इधर उधर भटक के सारे ओर जा रहे हैं। मैं अभी सुन रहा था जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि एक्सपर्ट की राय लेके नियंत्रित किया जा रहा है। इस देश में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पर्यावरण मंत्रालय का संस्थान है से बड़ा कोई एक्सपर्ट नहीं है वाइल्ड लाइफ का। बिल्कुल। और उसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हसदेव के इलाके में खनन की अनुमतियां मत दीजिए, नहीं तो ये एक ट्रिगर का काम करेगा मानव हाथी संघर्ष बढ़ने का। बिल्कुल। सरकार उस रिपोर्ट के बारे में कोई बात नहीं करती। सरकार उसके बावजूद अनुमतियां दे रही है। 2-2 अनुमति अभी मिली जिसके कारण अभी विवाद चल रहा है, लाखों पेड़ कट रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये कह चुका है कि हसदेव के इलाके में आप अनुमतियां मत दीजिए, इससे ट्रिगर का काम करेगा, बिल्कुल यही शब्द है, ट्रिगर। इट विल एक्ट एज ए ट्रिगर और इसका असर न केवल हसदेव बल्कि आसपास के इलाकों में भी होगा कि हाथी सब जगह पहुंचेंगे। बिल्कुल। तो हम इसके लिए खुद जिम्मेदार है। पहला सवाल चीज ये है जी कि हसदेव में बहुत ही कम मात्रा में कोयला है। देश के कोयला भंडार का केवल 2% हसदेव में है। हम हसदेव को बिना टच किए अपनी कोयले और ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। उसके बावजूद आप दे रहे हैं केवल एक निजी कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए, तो ये दुख का विषय है। बिल्कुल ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास, कई और जिज्ञासाओं को आप शांत करेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल जेपी श्रीवास्तव जी, न तो हम लेमरू प्रोजेक्ट को पूरा कर पा रखे हैं, उसके जो रिक्वायर्ड एरिया था उसको भी हम घटा दे रखे हैं, उसके बाद हम सरगुजा जैसे क्षेत्र जहां पर सबसे ज़्यादा वन संपदा हम मानते थे, जहां हाथियों का विचरण सामान्य तौर पर हो जाया करता था, अब अगर वो भी हम काट रखे हैं, फिर रिहायशी इलाकों में अगर उनका पहुंचना जारी है, यहाँ तक कि हम तो ये कहेंगे कि रायपुर से बहुत नज़दीक आरंग तक की तस्वीरें आपने और हमने देखी है। जब हाथी पहुँच गए, हाथियों का दल पहुँच गया, तो फिर बहुत ज़्यादा समझने और सोचने के लिए बचता नहीं है। कैसे अब हम इस द्वंद्व को रोक सकते हैं, कैसे इन जंगलों को कटने से बचा सकते हैं और प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी पूरा कर सकते हैं, इस पर क्या कोई रोड मैप तैयार है? जेपी श्रीवास्तव जी। अच्छा बिंदु उठाया आपने, और आज मानव जीवन को बचाने के लिए, हैबिटेट को बचाने के लिए और हाथियों को और मानव के बीच में सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक बहुत बड़े रोड मैप की आवश्यकता है। वर्तमान में जो लेमरू प्रोजेक्ट लाया गया, उस लेमरू प्रोजेक्ट ये का जो क्रियान्वयन है वो तेजी से चल रहा है। और एक जो हसदेव की बात आई, क्योंकि ये बिंदु कोई राजनीतिक बिंदु नहीं है, किसी राजनीतिक दल से संबंधित बिंदु नहीं है, ये तो मानवीय संवेदनाओं का बिंदु। ये जो हसदेव वाला प्रोजेक्ट है ये आज का प्रोजेक्ट नहीं है, 2011 में इसका फर्स्ट फेज आया और 2011 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो प्रोजेक्ट आज उसका दूसरा फेज चल रहा है। आज हर कोई, यहाँ का हर आदिवासी और हर व्यक्ति ये चाहता है कि हसदेव का जो कोल प्रोजेक्ट है उसको बंद किया जाए, वहां के पेड़ ना काटे जाए, क्योंकि विद्युत आवश्यक है, ये सच है, लेकिन विद्युत से भी ज्यादा आवश्यक ऑक्सीजन है। और अभी जो वर्तमान में 1-2 दिन के भीतर जो मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट आया छत्तीसगढ़ का, जो स्वास्थ्य मंत्री का यहाँ के क्षेत्रीय विधायक का स्टेटमेंट आया, उससे स्पष्ट हो गया है कि छत्तीसगढ़ की अब सरकार
इसके पक्ष में नहीं है कि यहाँ के जंगल काटे जाएं, क्योंकि जैसे ही सर, जंगल ये काटे परमिशन जाएंगे, कब रोकी जा रही है प्रदेश सरकार की तरफ से? देखिए कोल का आवंटन केंद्र सरकार का, सर, परमिशन की बात की बिना आपकी परमिशन जी, के क्या संभव है? आवंटन तो कर परमिशन दिया में था। सहमति कही। नहीं, सुन लीजिए सर। देखिए, सहमति, परमिशन आप अलग चीज है, सहमति कह सहमति लीजिए, अलग चीज। सहमति कह हाँ, लीजिए। जी। अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री प्रदेश न आए होते, बातचीत न हुई होती, सहमति न दी गई होती, तो संभव नहीं था कि यहाँ कटाई शुरू हो जाती। वो सहमति बिल्कुल, क्या हम वापस आपकी लेने बात- की तैयारी है? बिल्कुल। देखिए एक बात आपको बताएं, ये जो आपने कहा कि यदि राजस्थान के मुख्यमंत्री ना आए होते तो ये प्रक्रिया शुरू नहीं होती। इससे थोड़ा और आगे जाए, यदि केंद्र सरकार ने कोल आवंटन ना किया हो तो ये स्थितियां नहीं बनती। नहीं तो फिर इस बात पर भी विचार करिए ना सर। नहीं, सुन लीजिए। हाँ, इस बात पर भी फिर इस बात विचार पे करना कल ही जो होगा कि अगर जी, हम ये कह रहे हैं जी, कि विद्युत की आवश्यकता के लिए जो लोग विरोध कर रहे हैं वो पहले अपने घरों की बिजली को बंद कर विरोध करें, क्योंकि बिजली के लिए खदानें तो जरूरी हैं, और खदानों में अगर हम अब जब तक खुदाई नहीं करेंगे, कोयला नहीं निकालेंगे, तो बिजली की आपूर्ति पूरी नहीं हो पाती है। तो फिर दोनों चीजें हैं ना। केंद्र सरकार अगर आवंटित कर रही है, हम अगर सहमति दे रहे हैं, तो खदान से कोयला निकल पा रहा है। हम अगर सहमति नहीं देंगे, कोयला नहीं निकलेगा, केंद्र सरकार को मजबूरन किसी दूसरी जगह पर अलॉटमेंट करना होगा। सीधा सा फंडा है ना सर। नहीं, जो अभी मैं अगर दिल्ली में बैठा हुआ हूं, मुझे नहीं पता ना कि छत्तीसगढ़ में सरगुजा के हसदेव अरण्य में कितना विशाल जंगल है, वहां की परिस्थितियां क्या है, वहां की स्थितियां क्या है, वहां की खदान से कोयला निकालने में कहीं दूसरी नुकसान तो नहीं है। ये तो आप बैठे हैं सर, आप बताएंगे ना मुझे कि नहीं नहीं इसमें नुकसान है साहब, हम तो परमिशन नहीं दे रहे हैं, हम तो सहमति नहीं दे रहे हैं, आप कहीं और से खोद लीजिए। जी, ये व्यावहारिक बात है। बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल सही बिंदु उठाया है दीपेश जी। जो कल का स्टेट मुख्यमंत्री का है स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट इस बात का स्पष्ट इंगित कर रहा है कि अब सरकार इस पक्ष में नहीं है, क्योंकि जैसे ही विधायक, स्थानीय विधायक वहां गए, उन्होंने वस्तु स्थिति को देखा और ये पाया कि यहाँ के लोग इस पक्ष में नहीं है, इस क्षेत्र के लोग इस पक्ष में नहीं है कि यहाँ जंगल काटी जाए। तो मुख्यमंत्री ने स्पष्ट दिया कि यदि हमारे विधायक ने वहां निरीक्षण संपर्क करने के बाद ये पाया है कि पेड़ नहीं काटे जाएंगे तो एक डगाल भी नहीं काटी जाएगी। इससे बड़ा कोई स्टेटमेंट नहीं हो सकता। इस बात का संदेश है कि अब केंद्र सरकार से इस बाबत दस्तावेज भेजे जाएंगे कि यहाँ के जो आवंटन है इस पे हमारी अनुमति और हमारी सहमति नहीं है, इसको रोका जाए। बिल्कुल, अब ये इंतजार रहेगा कि ये कब होगा। ये बड़ी बात है जेपी श्रीवास्तव जी। नहीं, कल का स्टेटमेंट क्या हमने भी चलाया, लेकिन ये अब प्रायोगिक तौर पर कब सफल होगा, ये एक बड़ा सवाल है। मैं लौट रहा हूं आपके पास। रजनीश जी, ये कोई आज का विषय नहीं है। हम पिछले अब 5-7 डिबेट इस पर कर चुके हैं कि हसदेव में आम लोगों का अब समर्थन मिलने लगा है कि इस अब जंगल की कटाई को रोका जाए, इस खुदाई को रोका जाए, इस तरह से कोयले का उत्खनन रोक दिया जाए ताकि वन्य जीव बचे रहें। 25-26 से ज्यादा प्रजाति के जो वन्य जीव हैं उनका संरक्षण हो सके, जंगल बच सके और आम लोगों की समस्याओं का समाधान हो। यहाँ की नदी के जो स्रोत हैं वो भी इससे प्रभावित होंगे, उनको भी बचाया जा सके। अब प्रदेश सरकार इस तरफ ध्यान दे रही है। क्या ये हमारी प्राथमिकता नहीं थी कि प्रदेश में मौजूद हमारे सांसदों को इसमें कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए थी? उनका प्रतिनिधि मंडल दिल्ली जाता, वो केंद्र सरकार से बातचीत करता कि परिस्थितियां बहुत विकट है, रोक लीजिए नहीं तो तबाह हो जाएगा। दीपेश जी, इस पूरे घटनाक्रम को यदि हम देखें, अभी ये बता रहे थे कि 2011 से इसको केंद्र सरकार ने लोकेट किया और लगभग छत्तीसगढ़ में 9 खदानें थी। तो वो उस समय 2011 में कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ की 9 खदानें की, लेकिन उसको हम छोड़ देते हैं। अभी सवाल उठता है, अभी मैं थोड़ा सा पीछे आपको ले जाना चाहूंगा। विधानसभा 2019 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा लंबा इसका लिटरेचर है, आप सब मिल जाएगा, जो उन्होंने भाषण दिया है विधानसभा में कि हसदेव अरण्य को आप जो डिटेल दिए हैं कि किन खूबियों के कारण हसदेव अरण्य जाना जाता है, उनको मैं दोहराना नहीं चाहता। ये सब बातें आई थी, बहुत बड़ा इस विषय पर विधानसभा में चर्चा हुआ था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत लंबा विस्तार से कि छत्तीसगढ़ के हितों के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, छत्तीसगढ़ के हितों का ध्यान रखा जाएगा, ये सब प्रकार की बात का आश्वासन उन्होंने सदन में दिया है। विधानसभा का
स्टेटमेंट है उनका, हमारे सभी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे श्रीवास्तव जी हैं, वो सब जानते हैं उनको। लेकिन अचानक ऐसा जिसका, और रोज इनके लोग बैठ के रोज चार पूंजीपति करते हैं, आखिर क्यों इसको अनुमति दी गई? यहाँ तो 9 कोल खदान है। यदि राज्य सरकार चाहे कि हम इसको बिल्कुल इन परिस्थितियां हैं, जिन चीजों को आज छत्तीसगढ़ के तमाम लोग बोल रहे हैं, जो एक्सपर्ट बोल रहे हैं, वाइल्ड लाइफ बोल रहा है, तो उन विषयों को लेकर के इनको एक लाइन का विषय देना था कि हम इस हसदेव अरण्य को किसी भी हालत में इसको चालू नहीं करेंगे। अब 2 मुख्यमंत्री के बीच बात होती है, क्या बात होती है, क्या इनके बीच क्या क्या होता है, दे दिया जाता है। और दूसरी बात, जो श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बयान दे दिया, विधानसभा में कहा गया था कि बिल्कुल किसी भी हालत में नहीं देंगे। 6 महीने बाद होता है कि 4 विधायक उसमें अनुशंसा लिखते हैं कि नहीं, वो जरूरी है, वहां के लोग चाह रहे हैं, फर्जी ग्राम सभा हो जाती है, ग्राम सभा का प्रस्ताव आ जाता है। और अभी भी दीपेश जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा था कि 1 पेड़ नहीं कटने दिए जाएंगे, तो माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से बयान आया है कि हम 1 डगाल नहीं काटेंगे। अरे उसको घोषणा करिए ना कि हम निरस्त कर दिए, केंद्र सरकार से हम कागज भेज रहे हैं और इसका हसदेव अरण्य का एनओसी नहीं देंगे। ठीक है रजनी जी, मैं तो ये कहना चाह रहा हूं, सुन लीजिए ना सर, बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, चुनाव नजदीक है, आपके सांसद हैं सर, एक प्रतिनिधि मंडल बनाइए, भेजिए, वो लोग अपने नेता से बात करेंगे ना कि अगर ये होता है तो हम बहुत बड़ी संवैधानिक जीत की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। हम हसदेव अरण्य को बचा लेंगे तो सरगुजा संभाग सर 14 सीटें हैं, अगर हम 2023 के लिहाज से बात करते हैं। मैं तो राजनीतिक लिहाज से ही बात करूंगा, आप दूसरी चीजों को छोड़ दीजिए। अगर हम इसको साध लिए तो दूसरी चीजें ऑटोमेटिकली सध जाएंगी। क्यों नहीं भेजा सर? इतने दिनों से यह मसला चल रहा है, इतने दिनों से वहां के लोग नाराज हैं, उनकी नाराजगी को आप कैश कर लीजिए ना। देखिए दीपेश जी, ये बात जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल, ये आप एक हिसाब से जायज बोल रहे हैं, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं कि छत्तीसगढ़ के लोगों को लग रहा था कि जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती 2018 तक हमारे पास समय था। हम इसको 2011 से जब बता रहे हैं, हम 2018 के पहले तक इनको एनओसी दे दिए होते। उस बीच में कांग्रेस की सरकार ने इसको एलोकेट किया, भाजपा की सरकार, मोदी जी की सरकार आ गई थी, लेकिन ये सब चर्चा भारतीय जनता पार्टी ने इस चिंता को समझा है, इसलिए 2018 तक हमने इसको उस श्रेणी में लाके नहीं खड़ा किया। और ये सरकार विधानसभा में घोषणा की है। और कल भी जो बयान आया है, जिसको मैं थोड़ा सा पूरा करूं कि कहां सर, नो गो एरिया तो 2010 में घोषित कर दिया गया था, बाद में फिर परिवर्तित हो गया। 2011 की जगह मैं 2010 से ही ले लेता हूं दीपेश जी। हम 2018 तक एनओसी नहीं दिए थे, हमारी सरकार आ चुकी थी, ये सरकार किए थे। और अभी जो कल बयान आया है कि यदि मंत्री विधायक नहीं चाहते तो देखिएगा, अभी 8-10 विधायकों का धीरे से पत्र आएगा कि सभी लोग चाहते हैं कि हसदेव अरण्य को कोल ब्लॉक के रूप में दिया जाए। तो विधायकों को जोड़ा है उन्होंने, मंत्री विधायक चाहते हैं तो इसमें फिर वही होने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी यदि संवेदनशील हैं तो निरस्त करें, बाकी सांसद जाएंगे हमारे जो विषय रखना है। मैं देखता हूं सर, मैंने जेपी श्रीवास्तव जी से भी कहा है कि मैं उस वक्त का भी इंतजार करूंगा जब प्रदेश सरकार की तरफ से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आएगी कि इस सहमति को हम निरस्त कर रहे हैं, और इस दिन का भी इंतजार करूंगा कि प्रदेश के सांसद जाएं और हसदेव अरण्य को बचाने के लिए एक बार प्रयास करके देखें, कोशिश करके देखें कि केंद्र के अब नेता उनकी सुन भी रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, कोई पूछ परख छत्तीसगढ़ के सांसदों की है नहीं है, और हसदेव के लिए जितनी बात होती है उतना क्या बीजेपी सक्षम है नहीं है, ये बड़ा सवाल है सर। दीपेश जी, ये विषय ही नहीं है जी, नहीं विषय है सर। अगर हम किसके लिए राजनीति कर रहे हैं? मैं सुदीप जी के पास जा रहा हूं, जनता पार्टी 18 तक सरकार, नहीं मैं सुदीप जी के पास जा रहा हूं। हम राजनीति किसके लिए सर? अगर 2018 तक आप लोगों ने रोक कर रखा तो फिर आप कह दीजिए ना कि इसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ कोयला भी बहुत कम है, किसी और जगह हम आवंटन कर दे राजस्थान को तो उसकी भी कमी की पूर्ति हो जाएगी और हमारा हसदेव बच जाएगा। आप इसी मसले पर चले जाइए सर। मैं लौट रहा हूं, सुदीप श्रीवास्तव जी से कमेंट ले लेता हूं, लौट रहा हूं सर। के सभी वरिष्ठ नेता बोल रहे हैं दीपेश जी। नहीं, लौट रहा हूं सर, मैं देखता हूं ना कि कौन जाता है और बात करता है। हम तो यहीं बैठे ना सर, आप लोगों को प्रमुखता से दिखाएंगे। सुदीप श्रीवास्तव जी, एक महत्वपूर्ण सवाल, क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति की कहीं कमी नजर आती है? अगर हम इस मसले पर आगे बढ़ें,
सामंजस्य के साथ अगर हम इस पर बात करें, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि विधायकों की तनख्वाह बढ़ाने का जिक्र होता है तो सब एक हो जाते हैं, और अगर हम जंगलों को बचाने के लिए एक हो जाएं तो क्या एक बड़ी मिसाल हम देश भर में पेश नहीं कर सकते छत्तीसगढ़ से? आप राजनीतिक इच्छा शक्ति की तो कमी है ही। राजनीतिक इच्छा शक्ति पैदा करने के लिए एक राजनीतिक जागरूकता चाहिए। इस राजनीतिक जागरूकता की कितनी कमी है आप ये देखिए कि कांग्रेस के सम्मानीय प्रवक्ता को यह नहीं पता है कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने सारे ब्लॉक का आवंटन रद्द कर दिया था, और माननीय भाजपा के विधायक इस बात को नहीं जान रहे हैं कि 2014 के बाद हसदेव वर्ण में 7 ब्लॉक का आवंटन मोदी सरकार ने किया। तो ये दोनों सरकारें, चाहे यूपीए की रही हो चाहे केंद्र इसकी रही हो, इन्होंने हसदेव वर्ण के बारे में सेम रवैया अपनाया जो पहले की भाजपा सरकार प्रदेश में थी और जो अभी की कांग्रेस सरकार राज्य में है। आप जो ये बात कह रहे हैं दीपेश जी, एकदम सही है कि ये राज्य सरकार का दायित्व बनता है कि वो केंद्र को बताए कि यहां पर ये परिस्थितियां हैं और यहां पर हम नहीं चाहते कि खनन हो। अगर ऐसा स्ट्रॉन्ग स्टैंड स्टेट गवर्नमेंट ले लेगी तो केंद्र इस पर दबाव नहीं डाल सकता, क्योंकि वन अनुमति अंततः राज्य का विषय है। राज्य ही प्रस्ताव देती है, राज्य ही विड्रॉ कर सकती है। तो अभी तक दोनों पार्टियों में इस इच्छा शक्ति की कमी तो है ही, इस मुद्दे की जागरूकता की भी कमी थी। अगर ये आदिवासी 300 किलोमीटर पैदल नहीं चलते, अगर ये लगातार ये हाथी वाला मामला नहीं आता और आप चर्चा नहीं कर रहे होते, तो आज भी शायद ये दोनों पार्टियों को हसदेव वर्ण की महत्ता का एहसास नहीं होता। तो ये बहुत जरूरी है कि आज जब एहसास हो गया है तो भाजपा और कांग्रेस दोनों अपने अपने हाई कमान को ये कहें कि हसदेव वर्ण के अलावा अन्य विकल्प हैं। मैं तो बताऊंगा, सुहागपुर कोलफील्ड है शहडोल में, मध्य प्रदेश में, जो राजस्थान को 200 किलोमीटर कम दूरी पर है। बिल्कुल, वहां से उनको ब्लॉक में कोयला मिल सकता है। वहां भी 22,000 मिलियन टन का डिपॉजिट है। विकल्प हैं, जरूरी यह है कि इस मसले पर फैसला किया जाए। अच्छा, एक और चीज सुदीप जी, हम इसके साथ साथ अगर हम लेमरू का जिक्र करें, क्योंकि अगर हमको हाथियों को बचाना है, इस द्वंद को रोकना है, तो उस पर भी कहीं कोई बात होनी चाहिए, उस पर भी काम होना चाहिए। सिर्फ हसदेव ही एकमात्र रीजन नहीं है ना, इसके साथ दूसरे भी अन्य प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी भी अधर में लटके हुए हैं। बिल्कुल, इस हसदेव का ही एक बड़ा हिस्सा लेमरू के प्रस्ताव में जो 3800 वर्ग किलोमीटर का था वो शामिल था, वो हटा दिया गया केवल इन ब्लॉकों को अनुमति देने के लिए। बिल्कुल, आज ये कोल ब्लॉक इस लेमरू की बाउंड्री से 1 किलोमीटर से लेकर 5 किलोमीटर की दूरी पर है, उसके बावजूद आप वहां अनुमति दे रहे हैं। तो फिर ऐसे में हाथी रिजर्व बनाने का फायदा क्या होगा? अगर 1 किलोमीटर दूरी पर माइनिंग होगी, 5 किलोमीटर दूरी पर माइनिंग होगी, हाथी तो 25 किलोमीटर आना जाना करता है, तो आपका लेमरू रिजर्व भी फेल हो जाएगा अगर इस तरीके से खनन उस इलाके में होगा। तो पूरी की पूरे विषय को गंभीरता से लेना चाहिए। 58,000 मिलियन टन छत्तीसगढ़ में डिपॉजिट है, जिसमें से केवल 5,000 हसदेव में है। देश में 3,20,000 मिलियन टन डिपॉजिट है, जो हम लोग 100 साल में नहीं खोद पाएंगे, और 100 साल में तो सारी कोयले की ऊर्जा ही खत्म हो जाएगी, सब कुछ सोलर, विंड और इसमें चला जाएगा। तो इस कारण आज हमको अवसर है और मौका है कि दोनों पार्टियां प्रयास करें, दोनों पार्टी के लोग अपने अपने हाई कमान से बात करें और कहें कि हसदेव वर्ण को बचाना। यही हम भी निवेदन कर रहे हैं कि कम से कम जंगलों को बचाने के लिए वो हाथी जिन्होंने इन जंगलों का निर्माण किया अपनी प्राकृतिक का जो परिस्थितियां होती है उसके तहत, उनको भी बचा लीजिए और इन जंगलों को बचा लीजिए। आज हम अपील यही कर रहे हैं लोगों से कि एक एक पौधा लगाइए। यहाँ तो लगे हुए वृक्षों को हम काट रखे हैं, उस पर अगर गंभीरता से दोनों राजनीतिक दल विचार करें और एक मत होकर एक साथ दिल्ली आए और बातचीत करें तो शायद हसदेव अरण्य बच सकता है। इसी के साथ आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दीजिए इजाजत, नमस्कार।